हेलो डियर स्टूडेंट्स, मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। जो हमारी लास्ट क्लास हमने बात की थी उसमें हमने दो क्वेश्चंस किए थे डिफरेंशियबिलिटी पे बेस्ड। ठीक है, आज वहां से आगे बढ़ते हुए अपन एक इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 3.6.4। एग्जाम्पल नंबर 3.6.4 क्या कह रहा है? एक फंक्शन है f of z is equals to mod of z square। f of z is equals to mod of z square। इसके बारे में आपको प्रूफ करना है। सिद्ध कीजिए कि यह फलन जो है सर्वत्र सतत है, इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, लेकिन इसके अवकलज का अस्तित्व कहां पर है? केवल मूल बिंदु पर। इट्स डेरिवेटिव एग्जिस्ट ओनली एट ऑरिजिन, दैट इज z इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखेंगे। सबसे पहले लिखो, ये वाले लिखो। सिद्ध कीजिए कि फलन फलन f of z is equals to mod of z square, f of z is equals to mod of z square सर्वत्र सर्वत्र सतत है, परंतु परंतु इसके अवकलज का अस्तित्व केवल मूल बिंदु पर है, केवल मूल बिंदु पर है। व्हाट इज, ठीक है, इंग्लिश वाले लिखेंगे प्रूव दैट द फंक्शन f of z is equals to mod of z square, function f of z is equals to mod of z square is continuous everywhere, but its derivative exists only at origin। ठीक है, क्या कह रहा है बेटा कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z का एक फंक्शन किस तरह से डिफाइन है कि वो किस पे मैप हो रहा है? उसके मोड के स्क्वायर पे। तो ये फलन क्या है? हर जगह z की हर एक वैल्यू के लिए क्या है? कंटिन्यूअस है। ये आपको प्रूफ करना। और डिफरेंशिएबल कहाँ है? ओनली एट ऑरिजिन, केवल मूल बिंदु पर क्या है? डिफरेंशिएबल। सबसे पहले अपन इस फलन की बात करें बेटा। सिंस वी नो दैट हम जानते हैं z क्या होता है बेटा? x प्लस आयोटा वाई। z क्या होता है? x प्लस आयोटा वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, और उसका जो मॉडुलस होता है वो क्या होता है बेटा? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही होता है। देयरफॉर f ऑफ z क्या हो जाएगा बेटा? मोड ऑफ z का स्क्वायर मींस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मींस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपके सामने जो फंक्शन है बेटा f ऑफ z, वो दो वेरिएबल x और y में क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन है, बहुपदीय फलन है। क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन है, बहुपदीय फलन है। और हमने रियल एनालिसिस में पढ़ा था, ठीक है, कि बहुपदीय फलन हमेशा क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। क्यों? अरे एल्जेब्रिक जो अपन इक्वेशन लिखते हैं, जैसे f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 या प्लस x लिख दिया, और ठीक है, x में एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, बहुपदीय फलन है, इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। क्यों? क्योंकि x की हर एक वैल्यू के लिए इसको कहीं ना कहीं प्लॉट किया जा सकता है रियल लाइन पे। ठीक है, और आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ग्राफ बनाएंगे तो कहीं भी टूटेगा, और f ऑफ x मतलब x और y में आप ग्राफ बनाओगे, ये कहीं भी टूटेगा नहीं, इट इज ऑलवेज
कंटिन्यूस। तो हम जानते हैं कि बहुपदीय फलन हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। इसीलिए ये जो फंक्शन है एफ ऑफ जेड, ये चरों एक्स और वाई में क्या है बेटा, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, बहुपदीय फलन है। इसलिए ये क्या है, ऑलवेज वेज कंटिन्यूस, सतत होगा। तो लिखेंगे, यहां तक लिखो। यहां तक लिखो, पहले कंटिन्यूटी की बात कर लेते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे डिफरेंस। बहुत अच्छा सवाल है, 2-3 बार एग्जाम में पूछा हुआ है। यहां तक लिख लिया, आगे लिखो। चूंकि चूंकि एफ ऑफ जेड चरों एक्स व वाई में एक बहुपदीय फलन है, एक बहुपदीय फलन है। अतः अतः सर्वत्र सतत है, सर्वत्र सतत है। सर्वत्र का मतलब क्या हुआ कि कॉम्प्लेक्स प्लेन के फाइनाइट पार्ट में ये क्या है, कॉन्टिन्यूस। इंफिनिटी पे तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना, इंफिनिटी पे तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। कॉम्प्लेक्स प्लेन का जो फाइनाइट पार्ट है, सम्मिश्र तल का जो परिमित भाग है बेटा, के हर एक पॉइंट पर ये क्या होगा, कंटिन्यू। क्यों? क्योंकि z एग्जिस्ट करेगा फाइनाइटली, z फाइनाइटली एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब x और y फाइनाइटली एग्जिस्ट करेंगे। एक पॉइंट ड्रॉ किया जा सकता है और उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ये फंक्शन की वैल्यू भी क्या होगी, डिफाइन हो। ठीक है, हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि फाइनाइट है, रियल पार्ट भी फाइनाइट होगा और इमेजिनरी पार्ट भी फाइनाइट होगा। क्लियर बात? और दोनों फाइनाइट है, इसका मतलब क्या है कि कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक फाइनाइट पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है और उसके करस्पॉन्डिंग एक फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, एग्जिस्ट करेगी। दैट मीन्स इट इज कंटिन्यूस। अब बात करते हैं बेटा डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, आप कह रहे हो कि सर ये फलन अवकलनीय कहां होगा? अवकलनीय जहां वहां होगा जहां इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे, जहां इसका अवकलज एग्जिस्ट करेगा। अवकलज का मतलब क्या? अरे डेरिवेटिव का जो कॉन्सेप्ट है, नाउ नाउ एफ डैश ऑफ जेड बराबर लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन डेल्टा। जब डेल्टा जेड जीरो की ओर किसी भी पाथ से जाए, इस डेरिवेटिव का मान क्या हो, फाइनाइट हो और यूनिक हो, तब हम कहेंगे कि यह फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है और डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल। चेक करें, डेरिवेटिव ज्ञात करें, करो। लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो। फंक्शन कैसा डिफाइन है अपना? कोई कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z अगर आप उस पे ऑपरेट कर रहे हो तो किस पे मैप हो रहा है, उसके मोड के स्क्वायर पे। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, z प्लस डेल्टा जेड का मोड उसका स्क्वायर। क्लियर बात? चलो तो क्या आएगा, मॉड ऑफ z प्लस डेल्टा जेड का स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ जेड स्क्वायर अपॉन डेल्टा जेड। बात समझ में आई बेटा? चलो आगे बढ़ो। लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो। मैंने आपको जब मॉडुलस की और कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी लिखवाई थी, तब एक चीज लिखवाई थी आपको कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप किससे मल्टीप्लाई करते हैं, उसके कॉन्जुगेट से, संयुग्मी सम्मिश्र संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। वो रिजल्ट क्या आता है बेटा, उसके मोड का स्क्वायर। फायदा जब प्रॉपर्टी लिखवाई थी तब देखो वो प्रॉपर्टीज यहां काम आ रही है। कल काम आई थी Z1 प्लस Z2 का होल बार बराबर Z1 बार प्लस Z2 बार।
इसीलिए अपन ने सारी चीजें क्या की, पहले लिखवा दी कि जो जहां काम में आ रही है आपको पता है कि हाँ ऐसा होता है, नई चीज नहीं है कुछ। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख दूं, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड प्लस डेल्टा जेड मल्टीप्लाई जेड प्लस डेल्टा जेड का कॉन्जुगेट, क्लियर, माइनस इसको क्या लिख दूंगा, जेड मल्टीप्लाई जेड का कॉन्जुगेट अपॉन डेल्टा जेड। यहां तक बात समझ में आ गई बढ़िया से, चलो आगे बढ़ो। एफ डेस ऑफ जेड बराबर लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू, अब कल ही प्रॉपर्टी बताई थी Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट, कंप्लीट बार क्या होगा, दोनों के अलग अलग बार के बीच में प्लस, यहां लिख देते हैं अपन Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट बराबर Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। आई बात समझ में, यहां तक, चलो Z प्लस डेल्टा जेड जेड बार प्लस डेल्टा जेड बार माइनस जेड जेड बार अपॉन डेल्टा जेड। ओके, क्या हुआ, सही लिखा है, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो मल्टीप्लाई कर दे जेड जेड बार प्लस जेड डेल्टा जेड बार प्लस डेल्टा जेड जेड बार डेल्टा जेड जेड बार प्लस डेल्टा जेड बार डेल्टा जेड बार और माइनस में जेड जेड बार अपॉन अपॉन डेल्टा जेड। यहां तक बात समझ में आ गई अच्छे से, केवल क्या किया हमने, मल्टीप्लाई करके लिखा है। देखो जेड जेड बार पॉजिटिव है, ये जेड जेड बार नेगेटिव, कैंसिल हो गया, डेल्टा जेड से डिवाइड कर दो, जहां भी डिवाइड हो रहा है वहां देख लेते हैं। लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू, डिवाइड कर दें, यहां पे डेल्टा जेड है नहीं, क्या आ जाएगा, जेड डेल्टा जेड बार अपॉन डेल्टा जेड प्लस डेल्टा जेड से डेल्टा जेड कैंसिल हो गया, क्या बच गया, केवल जेड बार, यहां भी डेल्टा जेड से डेल्टा जेड कैंसिल, क्या बच गया, केवल डेल्टा जेड बार। यहां तक बात समझ में आ गई अच्छे से। देखो कल मैंने आपको बताया था कि अगर लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो है तो डेल्टा जेड का कॉन्जुगेट भी क्या होगा, टेंस टू जीरो। कल बताया था, कैसे बताया था बताओ, ऐसे साइड में बता रहा हूं, डेल्टा जेड डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई, अगर ये टेंस टू जीरो है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो कब होता है बेटा, तो उसका रियल पार्ट भी जीरो और इमेजिनरी पार्ट भी जीरो। इट मीन्स डेल्टा एक्स भी जीरो की तरफ जाएगा और डेल्टा वाई भी जीरो की ओर जाएगा। और जब डेल्टा एक्स जीरो की तरफ जा रहा है, डेल्टा वाई जीरो की तरफ जा रहा है, तो डेल्टा एक्स माइनस आयोटा डेल्टा वाई भी किसकी तरफ जाएगा, ये क्या है, डेल्टा जेड का कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट है ये, समझ में आ गई बात। तो जब लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो है, उस कंडीशन में डेल्टा जेड का बार भी टेंस टू जीरो, तो यहां लिमिट लगा देंगे, ये क्या हो जाएगा, जीरो, ये जीरो बटा जीरो फॉर्म आ गया। कौन सा फॉर्म आ गया, जीरो बटा जीरो फॉर्म आ गया। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अपन क्या करेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है, चलो दैट एम्प्लाइज एफ डेस ऑफ जेड क्या हो जाएगा बेटा, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो जेड डेल्टा जेड बार अपॉन डेल्टा जेड प्लस जेड बार। यहां पर रीजन लिख देते हैं, सिंस डेल्टा जेड टेंस टू जीरो दैट एम्प्लाइज
डेल्टा जेड का कॉन्जुगेट इज ऑल्सो टेंस टू, और इसको इक्वेशन नंबर अपन ने ऊपर एक लगा दी थी क्या, इक्वेशन नंबर 2। अब ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट कब करेगा, फिलहाल तो नहीं कर रहा, फिलहाल तो नहीं कर रहा क्योंकि 0/0 फॉर्म आ रही है हमारे पास। तो यहां से तो आइडेंटिफाई हम नहीं कर सकते कि ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि जब डेल्टा जेड 0 की ओर किसी भी पाथ से जाए, इस लिमिट का मान क्या आना चाहिए, यूनिक आना चाहिए, और फाइनाइटली एग्जिस्ट करना चाहिए, फाइनाइट और यूनिक आना चाहिए। तो स्टैंडर्ड पाथ हम क्या लेते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग। तो एक बार दो केसेस पे चर्चा करें, अगर उन दोनों के सापेक्ष अगर समान आता है तो हम फिर आगे के बारे में सोचेंगे। ठीक है, समझ में आई मेरी बात। चलो केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट, that delta z tends to 0 along x axis। डेल्टा z 0 की ओर x axis के along जा रहा है, ठीक है। x axis मतलब ऐसे, ये x axis हो गया, ये y axis हो गया, और x axis के along जा रहा है, इसका मतलब डेल्टा y 0 है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का काल्पनिक भाग इमेजिनरी पार्ट 0 है। दैट मीन्स डेल्टा y बराबर 0, और डेल्टा y अगर 0 है बेटा तो डेल्टा z क्या हो जाएगा, डेल्टा x, और डेल्टा z का कॉन्जुगेट भी क्या हो जाएगा, डेल्टा x। ठीक है, इसकी वैल्यू भी डेल्टा x है, इसकी वैल्यू भी डेल्टा x है। यहां पे वैल्यू पुट करें, देयरफॉर फ्रॉम 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 टू f डैश ऑफ z बराबर लिमिट डेल्टा z क्या हो गया बेटा, डेल्टा x, क्या आ जाएगा z, डेल्टा z बार डेल्टा x, ये भी क्या है डेल्टा x प्लस z बार, कैंसिल हो गया डेल्टा x से डेल्टा x, और z प्लस z बार बचा, उस पर लिमिट लगनी नहीं है डेल्टा x, क्योंकि दोनों ही किसके फंक्शन नहीं है, डेल्टा x के फंक्शन नहीं है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, z प्लस z बार, इस कंडीशन में डेरिवेटिव आ गया z प्लस z बार। केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड क्या लेंगे, लेट डेल्टा z टेंस टू 0 अलोंग y एक्सिस, y एक्सिस के अलोंग वेरी करेगा बेटा, तो उसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा 0, डेल्टा x क्या हो जाएगा 0, x कोऑर्डिनेट 0, लेट डेल्टा z टेंस टू 0 अलोंग y एक्सिस, और y एक्सिस है, इट मींस कैसे आएगा बेटा, ठीक है। इस कंडीशन में डेल्टा x क्या हो जाएगा 0, देयरफॉर डेल्टा x बराबर 0, दैट एम्प्लाइज डेल्टा z क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, आयोटा डेल्टा y, और डेल्टा z बार क्या हो जाएगा बेटा, माइनस ऑफ आयोटा डेल्टा y। क्यों, क्योंकि कॉन्जुगेट लिखते हैं तब आयोटा का साइन चेंज कर देते हैं, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा इस कंडीशन में, फ्रॉम टू इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू रखेंगे। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, एफ डैश ऑफ जेड बराबर लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0, जेड मल्टीप्लाई इसका बार अपॉन डेल्टा जेड प्लस जेड बार। देखो क्या आ जाएगा, देयरफॉर फ्रॉम टू एफ डैश ऑफ जेड क्या आ रहा है बेटा, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0, डेल्टा जेड का मतलब क्या, अरे आयोटा डेल्टा वाई, और आयोटा तो 0 है नहीं क्योंकि आयोटा की वैल्यू फिक्स है √(-1), तो फिर कौन वेरी करेगा, डेल्टा वाई टेंस टू 0 होगा, तो डेल्टा वाई टेंस टू, ठीक है, जेड मल्टीप्लाई डेल्टा जेड का बार, डेल्टा जेड का बार क्या है, माइनस आयोटा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा जेड आयोटा डेल्टा वाई, और प्लस जेड बार।
कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया यहाँ पर -1, जेड बार माइनस जेड आ गया, क्या आ गया, जेड बार माइनस जेड बराबर जेड बार माइनस जेड। इक्वेशन नंबर कौन सा आ गया, ये 4। तो आप देख रहे हो बेटा, दोनों जो पाथ है हमारे, दोनों जो स्टैंडर्ड पार्ट है, एक्स एक्सिस के अलोंग क्या आया, जेड बार प्लस जेड, और वाई एक्सिस के अलोंग क्या आया, जेड बार माइनस जेड। क्या ये दोनों समान है, समान कैसे है देखो, ऐसे ही कैलकुलेट करके देखते हैं हम, कैलकुलेट करके देखो, जेड क्या होता है, जेड क्या होता है बेटा, एक्स प्लस आयोटा वाई। ऐसे ही करके देख रहे हैं अपन, जेड बार क्या होता है, एक तो हमें करना है जेड बार प्लस जेड, जेड बार प्लस जेड करो बेटा, दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 2x, मतलब 2 मल्टीप्लाई रियल पार्ट ऑफ जेड, और जेड बार माइनस जेड क्या आएगा, इसमें से इसको घटाओगे तो -2 आयोटा वाई। क्या ये दोनों समान है, और समान कब होंगे, जब x भी 0 हो और y भी, जब x भी 0 हो और y भी 0 हो, उस कंडीशन में ये दोनों क्या होंगे बेटा, समान। ये भी 0 आएगा और इसकी वैल्यू भी 0 आएगी, उसके अलावा कहीं भी कोई भी स्थिति में ये समान नहीं आ सकते। समझ में आ गई बात, बढ़िया से। चलो, तो ये यहां तक एक बार उतार लेंगे, फिर मैं लैंग्वेज में लिखवा दूंगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बढ़िया से। हाँ, नाउ से उतारना है, तो ऊपर वाला तो मैंने लिखवा ही दिया था आपको, नाउ से नीचे उतारो। अलवर में, भरतपुर में, 18 में आया हुआ है, दोनों में। राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी आया हुआ है, क्योंकि मेरे पास ये पुराना एडिशन है। अब नई बुक में देखोगे तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी लेटेस्ट जो हुए हैं 2-3 सालों में एग्जाम, में भी 1-2 बार पूछा हुआ है। क्या बेटा यहाँ तक
क्या तरीके से लिखना है। चैप्टर नंबर जो 3 है, एनालिटिक फंक्शन, यूनिट नंबर फर्स्ट। ये कोई भी कंपटीशन एग्जाम ले लो चाहे आप, उसमें यहां से जरूर क्वेश्चन पूछा जाए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनालिटिक फंक्शन। आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाएंगे, अगर आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात करेंगे तो आप लोगों से पूछा जाता है कौन सा पेपर आपका तैयार है। अगर आप नाम लेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, सबसे पहले आपको एनालिटिक फंक्शन के बारे में पूछा, व्हाट इज एनालिटिक फंक्शन। इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। ऊपर आज तक लिख लिया, यहाँ तक और तक। चलो इसके आगे लिखो। अतः 3 व 4 से स्पष्ट है कि, अतः 3 व 4 से स्पष्ट है कि z नॉट इक्वल टू 0 के लिए, z नॉट इक्वल टू 0 के लिए सीमा 3 व 4 का, सीमा 3 व 4 का मान अलग अलग है। तो तो z नॉट इक्वल टू 0 के लिए, z नॉट इक्वल टू 0 के लिए एफ डैश जेड का अस्तित्व नहीं है, एफ डैश जेड का अस्तित्व नहीं है। अर्थात अर्थात एफ ऑफ जेड, एफ ऑफ जेड अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। किसके लिए बेटा? जहां पर जेड जीरो नहीं, जेड जीरो नहीं होगा उस कंडीशन में ये दोनों सीमाएं क्या है? अलग अलग है। और अलग अलग है इट मीन्स इसका डेरिवेटिव की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती, और एग्जिस्ट नहीं करेगी इसका मतलब क्या? डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा, डिफरेंशिएबल नहीं।
एग्जिस्ट तो कर रहा है बेटा, यूनिक नहीं है ना। तो लिमिट क्या है? लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, मतलब लेकिन यूनिक नहीं है। यूनिक नहीं इट मीन डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा। समझ में आ गई बात? डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा इट मीन डिफरेंशिएबल नहीं है। देखो इंग्लिश वाले लिखो, इट इज क्लियर फ्रॉम, इज क्लियर फ्रॉम 3 and 4, 3 and 4 for FOR, for z not equals to 0, 3 and 4 वो वाला लिखना है, उसके बाद FOR लिखना है, for z not equals to 0। समझा? इट इज क्लियर फ्रॉम 3 and 4, फिर FOR लिखो, for z not equals to 0, the limits 3 and 4, limits 3 and 4 are distinct, are distinct, distinct, अलग अलग। distinct, so f dash z does not exist, so f dash z does not exist for z not equals to 0, for z not equals to 0। फिर नई लाइन से लिखो, that implies f of z is not differentiable at, f of z is not differentiable at z not equals to 0। अब z बराबर 0 पर देखते हैं। नाउ नाउ अब डिफरेंशिएबल कहां होगा बेटा? डिफरेंशिएबल कहां होगा बताओ? जहां पर ये दोनों सीमाएं क्या हो? समान हो। दोनों सीमाओं का मान क्या हो? समान हो। तो मैं लेकर के चलता हूं, नाउ इफ मैंने मान लिया कि 3 और 4 का मान समान है। 3 का मान क्या है? z बार प्लस z। 4 का मान क्या है बेटा? z बार माइनस z। क्लियर? कहां पे समान होगी? z इधर आएगा 2z, केवल z बराबर 0 पर ये लिमिट्स क्या होगी? समान होगी और यूनिक आएगी। अपन ने वैसे भी देखा था पहले कैलकुलेट करके, z बराबर 0 मतलब x और y दोनों का मान 0 होगा। उस कंडीशन में ये दोनों लिमिट्स क्या होगी? समान होगी। लिखो ये, नाउ इफ करके लिखो, therefore f of z the differentiable only at that is it। कैसे आया समझ में ये पूरा क्वेश्चन? थ्योरम करते हैं, करा दे, छोटी सी थ्योरम कर लें। देखो 2017 और 12 में आई हुई है राजस्थान यूनिवर्सिटी में, मेरी बुक के अकॉर्डिंग ये थ्योरम करते हैं। ये लिख लिया, दैट एम्प्लाइज एफ ऑफ जेड केवल जेड बराबर 0 पर अवकलनीय है। ओके, चलो नेक्स्ट थ्योरम लिखेंगे, छोटी सी थ्योरम, क्योंकि आप सभी जानते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पढ़ रहे हैं बेटा अपन। कहां पढ़ रहे हैं? कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पढ़ रहे हैं। बाकी आप सभी जानते हैं, नहीं जानते? अरे प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है, जानते हो? आप हर जगह बोलते हो एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है
तो वो कंटिन्यूअस भी होगा, लेकिन कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं कि वो डिफरेंशिएबल हो। कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम इज नॉट नेसेसरली ट्रू, बट डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस जरूर होगा। ये हमने रियल एनालिसिस में पढ़ा हुआ है, 12वीं क्लास में भी पढ़ते थे कि अवकलनीय है तो सतत चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतत है तो फिर अवकलनीय चेक करने की जरूरत होगी। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा सतत है तो कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन हमेशा होना जरूरी नहीं है, कभी कभार ऐसा फंक्शन भी हो सकता है जो सतत हो लेकिन अवकलनीय नहीं हो, कंटिन्यूअस हो लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं हो। क्लियर बात? यही चीज कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पढ़ रहे हैं। तो हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे थ्योरम का स्टेटमेंट, देखो, परिमित अवकलज के अस्तित्व के लिए परिमित अवकलज के अस्तित्व के लिए संतेता आवश्यक प्रतिबंध है, परंतु पर्याप्त नहीं। देखो, आप लिखो बेटा इस वाले, कंटिन्यूटी इज ए नेसेसरी but not a sufficient condition, for the existence of a finite derivative, कहने का मतलब क्या है? कंटिन्यूटी इज नेसेसरी फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ए फाइनाइट डेरिवेटिव, मतलब ये तो आवश्यक है ही है लेकिन पर्याप्त नहीं है कि आप किसी फंक्शन के लिए ऐसा बता दो कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इट इज सफिशिएंट टू शो दैट इट इज डिफरेंशिएबल, नॉट। लेकिन नेसेसरी है कि डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस है ही है, इट इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। समझ में आ गई मेरी बात? कहने का मतलब क्या है कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, that imply it is continuous, but converse is not necessarily डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा, लेकिन कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं है। इस थ्योरम में हमें ये प्रूफ करना। अब डिफरेंशिएबल होने के लिए तो बेटा हमने पता है कि क्या होता है, उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। एग्जिस्ट करने से मतलब क्या कि उसकी डेरिवेटिव की जो लिमिट है बेटा वो क्या होनी चाहिए, फाइनाइट और यूनिक होनी चाहिए। लेकिन कंटिन्यूटी के लिए क्या होता है, जैसे अपन ने रियल एनालिसिस में पढ़ा, कोई फंक्शन किसी बिंदु पर अवकलनीय कब होता है बेटा, कंटिन्यूअस कब होता है, जब उसकी लिमिट और उस बिंदु पर उसका मान क्या हो, समान। लिमिट से मतलब क्या कि उसकी दाई सीमा उसकी बाई सीमा समान हो, और वो किसके समान हो, फलन के मान के बराबर। मतलब लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h, और किसके बराबर हो, f ऑफ a। यही था। दैट मीन्स, इसको मैं रिवाइज करके लिखूं, दैट मीन्स लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x बराबर f ऑफ, ये दोनों मिलकर के क्या कहलाती है, उसकी सीमा ही तो कहलाती है, यही तो होती है सीमा, x टेंस टू f ऑफ x। मतलब उस बिंदु पर उसकी सीमा का मान और उस बिंदु पर उस फलन का मान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। देन वी से
इज कंटिन्यूअस, इज कंटिन्यूअस। समझ में आ गई मेरी बात? तो कंटिन्यूअस बताने के लिए हमें यहाँ पे क्या बताना पड़ेगा? अगर मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात करूं बेटा, z बराबर z नॉट की, तो इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस कब होगा? तब उस पर लिमिट के बराबर हो, उस पॉइंट पर फलन के मान के बराबर। डेफिनेशन ये रियल वेरिएबल के लिए, ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के लिए। समझ में आई मेरी बात? ठीक है। और ये लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी? जब z z नॉट की और किसी भी पाथ से जाए, इसका मान क्या आना चाहिए? अरे फाइनाइट और यूनिक, लिमिट का कॉन्सेप्ट तो वहीं से है। पहले दिन अपन ने क्या बताया था? लिमिट ही तो बताई। डेरिवेटिव निकालते हैं वो भी तो लिमिट ही है। लिमिट डेल्टा z टेंस टू जीरो, उसके राइट साइड में क्या होती है? लिमिट ही तो होती है। और लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या होता है हमेशा? कि जिस वेरिएबल पे आप लिमिट लगा रहे हो वो इसकी तरफ किसी भी पाथ से टेंस करे, का मान क्या आना चाहिए? फाइनाइट और यूनिक आना चाहिए। समझ में आ गई बात बढ़िया से? तो क्या मान ले हम यहां पर? फंक्शन को क्या मान लेते हैं? प्रिंसिपल मान लेते हैं, कंटिन्यूअस प्रूफ करते हैं। और कंटिन्यूअस प्रूफ करने के लिए ये चीज बतानी पड़ेगी। क्या बतानी पड़ेगी? ये चीज। क्लियर? फिर हम क्या लेंगे? हमें क्या प्रूफ करना है? इस थ्योरम का विलोम हमेशा सत्य होना आवश्यक नहीं। कन्वर्स ऑफ थ्योरम इज नॉट नेसेसरली ट्रू। उसके लिए क्या करेंगे? तो किसी चीज को सही साबित करने के लिए क्या करना होता है बेटा? उसके लिए जितने भी नियम बने हुए हैं वो सब फॉलो करना चाहिए, वो सब फॉलो करना चाहिए। लेकिन गलत साबित करने के लिए क्या होता है कि ऐसा उदाहरण दे दो, एक ऐसा एग्जाम्पल दे दो जो उनमें से किसी भी नियम, एक भी नियम का पालन नहीं करता। जब किसी चीज को गलत साबित करना होता है तब आपको एक एग्जाम्पल देना होगा जो कि उसको सेटिस्फाई नहीं करता। मतलब हम एक ऐसा एग्जाम्पल देंगे बेटा यहां पर जो कि कंटिन्यूअस तो होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं, क्योंकि कंटिन्यूअस तो होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, अभी किया? अरे अभी जस्ट इससे पहले किया। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। ये फंक्शन क्या है? हर एक की फाइनाइट वैल्यू के लिए क्या है? कंटिन्यूस था। जेड की हर एक फाइनाइट वैल्यू के लिए क्या था? कंटिन्यूस था। लेकिन क्या डिफरेंशिएबल था? नहीं। डिफरेंशिएबल केवल एक ही पॉइंट पे था, जेड बराबर। तो ये एग्जांपल अपन लिख देंगे और इसको पूरा सॉल्व करेंगे। अगर ये एग्जाम में आती है जैसे, तो का जो कन्वर्स पार्ट होगा उसमें अपन एक एग्जांपल का उदाहरण देंगे और वो ये देंगे कि एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट इट डेरिवेटिव एग्जिस्ट ओनली एट जेड इज इक्वल टू। तो ये एक ऐसा एग्जांपल है जो z नॉट इक्वल टू जीरो के लिए भी क्या है? कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, अवकलनीय नहीं। एग्जांपल से हमारी थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। समझ में आया पूरा स्ट्रक्चर? अब इसको लिखें, एक पार्ट लिखते हैं, नेक्स्ट पार्ट फिर कर। देखो पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया, केवल लिखना ही है। देखो, माना माना फलन एफ ऑफ जेड, माना फलन एफ ऑफ जेड प्रांत के बिंदु, प्रांत के बिंदु z बराबर z नोट पर, z बराबर z नोट पर अवकलनीय है, अवकलनीय है। लेट लेट फंक्शन f of z, function f of z is differentiable at a point, at a point z is equals to z naught, z is equals to z naught of its domain, of its domain। ठीक है, मैंने कहा z बराबर z नॉट पर ये फंक्शन क्या है?
डिफरेंशिएबल है, मतलब क्या कि z बराबर z नॉट पर इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, दैट इज का डेरिवेटिव लिमिट z टेंस टू z नॉट f ऑफ z माइनस z नॉट अपॉन z माइनस z नॉट एग्जिस्ट करता है। ओके, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, किसी विशेष बिंदु पर अगर अवकलज निकालना हो तो ये वाला लिखेंगे, और जनरल डेरिवेटिव हो तो वही डेल्टा जेड टेंस टू जीरो एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन डेल्टा जेड। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आ गया और वो जनरल डेरिवेटिव की जब अपन बात करेंगे तो वो वाला फॉर्मूला काम में लेगा। क्लियर बात? ठीक है, नाउ मैं ये चीज लिख रहा हूं यहाँ पर, एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट। कोई दिक्कत? इसको क्या लिख सकता हूं मैं, एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट मल्टीप्लाई जेड माइनस जेड नॉट, लिख सकता हूं ऐसा? अरे ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ लिमिट लगा दी मैंने, लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट लगा दूं, लगाओ लिमिट लगाओ, लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट, पूरा कोष्टक में लिख देता हूं, यहां भी लिमिट लगाओ बेटा, लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड माइनस का एफ ऑफ जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट मल्टीप्लाई जेड माइनस जेड। बताओ बात समझ में आई यहां तक? ठीक है, चलो लिमिट लगाएं, लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड, ऐसे कैसे लिख दिया? इस पर लिमिट लगेगी नहीं, क्यों? क्योंकि ये जेड का फंक्शन थोड़ी ना है, अरे ये तो कांस्टेंट हो गया, जेड नॉट पर फलन का मान हो गया, ये जेड जेड नहीं है इसमें, और जेड नहीं है तो ये ऐसे कैसे रहेगा? तो दो पर लिमिट लगानी है, एक्स टेंस टू वन, तो ही रहेगा, तो जेड का एक्स का फंक्शन थोड़ी ना है। समझ में आई मेरी बात? तो ये ऐसे कैसे रहेगा? यहाँ पे देखो अलग अलग लगा रहा हूं मैं, लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट मल्टीप्लाई लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट जेड माइनस जेड नॉट। आगे बात समझ में आता? अरे दोनों मल्टीप्लाई में है, दोनों पे लिमिट लगा दिया अलग अलग। ठीक है, आगे बढ़ो, क्या हो गया ये, लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट। ये क्या बन गया इक्वेशन नंबर 1 से डेरिवेटिव, और अभी हमने डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है जेड बराबर जेड नॉट पर, ये क्या हो गया, ये क्या हो गई, लिमिट लगाओ, जेड की जगह जेड नॉट जीरो, कंप्लीट क्या हो गया, ये इधर आएगा, लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड बराबर एफ ऑफ, यही प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था हमें कि जेड बराबर जेड नॉट पर इसकी लिमिट का मान क्या है, समान। इट मीन्स एफ ऑफ जेड इज कंटिन्यूअस, इज कंटिन्यूअस एट जेड बराबर जेड, जेड बराबर जेड नॉट को हमने ऑर्बिट्री पॉइंट लिया, स्वेच बिंदु लिया बेटा डोमेन का, उस पर हमने क्या माना, प्रिंसिपल माना, और हमने बता दिया कि कंटिन्यूअस का मतलब पूरे प्रांत के हर एक बिंदु पर अगर वो डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी होगा। आगे बात बढ़िया समझ में? चलो लिखो, ये तो आप लोगों ने लिख लिया था 1 नंबर 1, ये लिखो।
हाँ बेटा, कन्वर्स देखो, पूरा कॉन्सेप्ट समझा ही दिया, ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। किसी भी चीज को अगर कन्वर्ट्स, किसी भी चीज को गलत साबित करना है तो उसके लिए एक ऐसा एग्जाम्पल दे दो जो कि उस नियम को फॉलो नहीं करता है। हम ऐसा एग्जाम्पल देंगे जो कि कंटिन्यूस तो होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और अभी जो इससे पहले वाला एग्जाम्पल किया है वो आप कंप्लीट यहां पर लिखोगे। कन्वर्स में क्या लिखोगे, 2 लाइन लिखवा दूं उसके आगे एग्जाम्पल देखो। 2 लाइन लिखवा रहा हूं मैं। इस प्रमेय का विलोम, बेटा इस प्रमेय का विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है, सत्य होना आवश्यक नहीं है। से हम एक उदाहरण से स्पष्ट करते हैं, से हम एक उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। ठीक है, और वो नीचे एग्जाम्पल लिखना है पूरा, तो मैंने करवाया था ना, पूरा आपको करना है कंप्लीट। फलन एफ ऑफ जेड बराबर मोड ऑफ जेड स्क्वायर, जेड नॉट इक्वल टू, या सर्वत्र क्या है, सतत है लेकिन केवल मूल बिंदु क्या है। ठीक है, आप लिखो कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम, इंग्लिश मीडियम, कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम not necessarily true, is not necessarily true. We prove it by an example, we prove it by an example. Okay, we prove it by an example. okay भाई, आज के लिए इतना ही करेंगे। आप आज हमने 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तैयार कर लिए, ठीक है, और दोनों एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या है, इंपॉर्टेंट। तो जो हमारा अवकलनीय था, डिफरेंशियबिलिटी जो टॉपिक था, तो अपने कंप्लीट कर लिया है। अब कल अपना जो पहला टॉपिक होगा दैट इज एनालिटिक फंक्शन, फलन। ठीक है, कल मिलते हैं।